पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिस तरीके से 1947 के बाद से इन देशों में लगातार हिंदू आबादी घटी है वो वाकई में चिंता का कारण है। 1947 में पाकिस्तान में 20% से ज्यादा हिंदू हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में उनकी आबादी घटकर 1.61% रह गई है। मतलब अगर बात करें 2023 की तो मात्र 38 लाख हिंदू फिलहाल पाकिस्तान में है, जब वहीं 96.5% इस्लाम को मानने वाले लोग वहां हैं। अफगानिस्तान से देखा आपने किस तरीके से सिखों का सफाया हो गया, हिंदुओं का सफाया होगा, गिने चुने 4 लोग वहां बचे। इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों पाकिस्तान को आईना दिखाया था, पाकिस्तान की अकड़ को तोड़ने का काम किया था और बताया था कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदायों पर आपके देश में अत्याचार किया जाता है। जयशंकर साहब ने उस वक्त बहुत सारे सबूत गिनवाए थे, कहा था कि पाकिस्तान में सिख समुदाय से जुड़ी 3 घटनाएं हुई, सिख परिवार पर हमला हुआ, दूसरी घटना में गुरुद्वारे को खोलने पर सिख परिवार को धमकाया गया, ईसाइयों को लेकर, अहमदियों को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान में हमले होते हैं, उसी पर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को आईना दिखाया था। लेकिन इससे बड़ी खबर निकल कर आज आई है जब कांग्रेस नेता शशि थरूर से इस पर पूछा गया और उन्होंने कहा कि एस जयशंकर ने बिल्कुल ठीक कहा है और वो उनके बयान के साथ खड़े हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार चीन के कब्जे का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नेता शशि थरूर हैं जो विदेश नीति की और जिस तरीके से भारत सरकार अपने पड़ोसियों पर नजर बनाए हुए है उस पर करारा प्रहार कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। चर्चा मेरे साथ है निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, पाकिस्तान में हिंदुओं पर बात करें उससे पहले मैं शशि थरूर के बारे में बात कर लेना चाहता हूं, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस में मुझे लगता है एक बेबाक नेता है। जिस तरीके से नितिन गडकरी हैं, हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो बेबाकी से कुछ भी बोलते हैं, जो सही होता है वो बोलते हैं। कांग्रेस के बाकी नेता इस तरीके का स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, देखिए, आप देखेंगे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को ऐसा नहीं कि वो आपका स्टैंड नहीं लेते थे, खुलकर नहीं लेते हैं ना सर, जिस तरीके से जयशंकर स्टैंड, माफ कीजिएगा, थरूर स्टैंड ले लेते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे थरूर जी का साहब का एक इंटेलेक्चुअल है और जो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है। देखिए, बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर कोई भी बात बोलता है तो वो डेटा पे बोलता है, डाटा पे बोलता है, आंकड़ों पे बोलता है। और हम एक बात बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा वो एक बात में विश्वास रखता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप झूठ को छिपा नहीं सकते। और हमारा एक जो आप जानते हैं, जो हम लोग बोलते हैं बचपन से या हम पढ़ते हैं, जो हमारा स्लोगन भी है, सत्यमेव जयते जी। तो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अगर कोई होगा वो इस बात को कैसे नहीं मानेगा। अब शशि थरूर की अगर हम बात करते हैं तो शशि थरूर जी कांग्रेस में माने जाएंगे तो सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ कि बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। हर मामले में आप देखेंगे तो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह से सत्य का साथ न देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बिल्कुल आपका सत्य के साथ खड़ा रहता है। और मैं देखूंगा कांग्रेस के जो बड़े बड़े कदावर नेता हैं, चाहे हम लोग बात करें कि आपका जो गुलाम अली आजाद की हम बात करें, उनकी हम बात करें, वो भी आपका कांग्रेस से बाहर हुए और बहुत बड़ी एक फेरिस्ट है। अभी देखिए, एक प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ जी, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, वो आज बीजेपी में हैं। तो आप इस तरह से अगर देखेंगे बहुत सारे नेताओं की एक लिस्ट है जो आप देखने मिलेंगे कांग्रेस को लगातार। जी अभिषेक जी, राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी टेंशन है ये? नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी इस बात का तनाव लेते ही नहीं है। राहुल गांधी जी को तो ये रहता है कि जो आ रहा है आए, जो जा रहा है जाए, कोई इश्यू नहीं है। कांग्रेस है और कांग्रेस के हम युवराज हैं, हमारा विकल्प कोई नहीं है, हम दी बेस्ट है, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो तो उस मानसिकता में रहते हैं, उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं तो क्या होता है कि जब बड़े बड़े नेता जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मान मनोवर होनी चाहिए, वो क्यों नाराज है, क्या बोल रहे हैं, पार्टी लाइन से अगर हटके बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है, तो उसका एक समीक्षा की जानी चाहिए। उसका उत्तर क्या निकलता है आप देखें, जब कांग्रेस से पूछा जाता है कि भाई आपके सारे नेता इधर से उधर क्यों जा रहे हैं, तो रिप्लाई क्या होता है कि भाई अभी हम लोग पावर में नहीं है, जो सत्ता के चाहते हैं, पावर चाहते हैं, तो वो हमको छोड़ रहे हैं। इस तरह का उत्तर मिलता है। लेकिन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अपने बुद्धिजीवी वर्ग को संभाल कर रखना या संजोए रखना, ये कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के लिए जरूरी होता है। कि पार्टी का जो अस्तित्व होता है वो 3 चीजों पे होता है, नेतृत्व, संगठन और विचारधारा। आज कांग्रेस की मैं स्थिति देखता हूँ तो ना तो विचारधारा के स्टैंड में वो खड़ी दिखती है, तीनों ही नहीं है सर, ना संगठन इतना है, ना संगठन है, ना विचारधारा, और नेतृत्व क्या है, जैसे आप कह देखिए शशि थरूर जी नेतृत्व, यानी कि जो ब्रेन है, नेतृत्व होता है ब्रेन से। भले आप राहुल गांधी जी को चेहरा बना लीजिए, लेकिन राहुल गांधी जो गाइडेड हो
वो ब्रेन के थ्रू हो, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग से हो, तो वो आपका अगर आप उससे आपको बाहर निकलेगा तो आप कैसे पावर में आएंगे, कैसे आप अपने संगठन को चला पाएंगे। तो वो एक क्राइसिस से अभी क्या है ना कांग्रेस गुजर रही है। ठीक है सर, अगर बात करें कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान को लेकर कैसी है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर राजनीतिक तो हमारा कोई वहां नहीं है, सीधे तौर पर कोई डिप्लोमेसी तो भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, तब भारत के जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके लिए या फिर पाकिस्तान पर नजर कैसे बनाए हुए है भारत, जैसा कि जयशंकर साहब ने कहा कि बहुत कड़ी नजर बनाए रखे हम। बिल्कुल, आपको याद होगा जी, FATF में डलवाने वाला कोई और नहीं, हम ही थे, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया गया था। और हम दोबारा भी उसकी तैयारी कर सकते हैं कि पाकिस्तान को जो है अगर हम ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में डलवाते हैं तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में एक आइसोलेशन की स्थिति में जाएगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस में जाएगा, ये तमाम तरह के क्राइसिस में जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है, देखिए जो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे CAA जो आपका पास किया गया था, लागू किया गया, वो इसी वजह से तो लागू किया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों में जो आपका हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुख्यतः 4 कम्युनिटी, इसके अलावा 2 कम्युनिटी और जो क्रिश्चियन वगैरह है वो भी, अगर वो प्रताड़ित होंगे तो भारत में आके वो सिटीजनशिप जल्दी ले सकते हैं। तो ये उसी ओर था। दुनिया के सामने आज हम पाकिस्तान की हर बात की पोल खोल रहे हैं। आप देखिए UN में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है लगातार वो ह्यूमन राइट्स के इशू पे बोलते हैं, मानवाधिकार के मुद्दों पर खुलकर बेबाक अपनी राय रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो एक फेस है जो वो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करता था, और उसका केवल प्रोपेगेंडा था, हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है। अभी स्टार्टिंग में आपने क्या बोला कि 23% वहां पर माइनॉरिटीज थी, तो ये तो दुनिया के सामने डाटा है। आप सोचिए जो पूर्वी पाकिस्तान था आज वो क्या है, आपका बांग्लादेश है। 1971 में वहां पर माइनॉरिटी की आबादी 18% थी, और 1947 में 23% माइनॉरिटी की आबादी, वो 18% से घटकर आज आप देखिए 71 के बाद भी आज वो 8% रह गई। 6.5% सर, जो ये जी 6.5%। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आज जब ये 5 अगस्त की घटना हुई, इस घटना के बाद तो घटकर और भी ज्यादा कम हुआ हो गई है। और आप पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान है, आप देखिए, आपने कहा 1.6%, जिस समय आपका 1971 में इनका पार्टीशन हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश का, तब करीब 3.5% वहां पर क्या थी, माइनॉरिटी थी। आप देखिए 23% से 3.5% रह गए थे 1971 में। अब इतना बड़ा डाटा दुनिया के सामने है, और तब भी भारत के ऊपर एलिगेशन लगता है कि भारत में माइनॉरिटीज को इश्यूज है। तो आज भारत वो खुलकर दुनिया के सामने बात रख रहा है कि आपके सामने, और जयशंकर जी ने जैसे बोला, उदाहरण के साथ बोला, चाहे वो सिख कम्युनिटी के ऊपर बोला हो, क्रिश्चियनिटी के ऊपर बोला हो, तमाम तरह के एग्जाम्पल कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सबूत आपके सामने रख दिए, तथ्य आपके सामने रख दिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। तो मैं समझता हूं, और अगर एक इस तरह की एकजुटता सत्ता पक्ष और विपक्ष, अगर शशि थरूर जी कांग्रेस के साथ भी है और विपक्ष इन मामलों में अगर सत्ता के साथ खड़ा होता है, तो दैट इज द डेमोक्रेसी। ये हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी क्या विजय है कि नेशनल इश्यूज के ऊपर, राष्ट्रीय नीतियों के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर अगर एकजुटता दिखती है तो यही तो है भारत। बिल्कुल, और होना चाहिए सत्ता पक्ष के साथ ऐसे मुद्दों पर खड़ा होना चाहिए विपक्ष को, तभी दिखता है देश को भी, देश के लोगों को भी आगे। सर, एक ह्यूमन राइट्स फोकस पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई समुदाय और बाकी के जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमलों की तादाद तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों पर हो रही हैवानियत की निंदा करते हुए कहा गया कि कट्टरपंथी नेताओं का राजनीतिक हस्तियों पर असर होने के चलते अल्पसंख्यकों को राहत और न्याय नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बहुत तेजी से बढ़े हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, इस निंदा के आरोपों में उन्हें फंसाया गया है। इसके अलावा उनका अपहरण, जबरन धर्मांतरण और जबरन विवाह कराने के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गैर मुस्लिमों की पीड़ा को समझने वाला वहां कोई नहीं है, उनकी अपेक्षा पर ध्यान ना देना भी दर्दनाक है। ये बताती है ह्यूमन राइट्स फोकस पाकिस्तान की रिपोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने भयानक, भयावह, बदतर हालात पाकिस्तान के फिलहाल हो चुके हैं हिंदुओं को लेकर। सर, एक आखिरी लाइन चाहूंगा, बस एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगा कि आरोपों की आपने बात की,
आरोप तो पाकिस्तान का ये भी है हमारे ऊपर कि बलूचिस्तान में टीडीपी के साथ मिलकर हम ही जो कुछ कर रहे हैं करवा रहे हैं वहां। अभिषेक जी, बस एक सिंपल सी बात मैं कहूंगा, अगर आरोप है तो आरोप का सबूत भी तो होंगे ना। सबूत नहीं देंगे, रखिए आप यूएन के सामने। हाँ, यूएन के सामने रखिए, बात खत्म हो गई। हम्म, हमारे पास सबूत थे। हमने हाफिज सईद को, मसूद अजहर को और ना जाने कितने सारे टेररिस्टों को हमने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया। तो हमारे आरोप नहीं, सबूत थे। आपके आरोप है तो सबूत भी दीजिए, बात खत्म। ठीक है तो सर, इसमें कोई बात ही नहीं है। बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान की हालात आज बहुत ज्यादा खराब हैं। एक तरफ बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की मांग कर रहा है। और जिस तरीके से हिंदुओं का शोषण पाकिस्तान में हुआ है, शायद ही इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा धर्मांतरण जबरन तरीके से 65 साल के अधेड़ की शादी 12-13 साल की बच्ची के साथ करवा देना, इतने बदतर हालात शायद हिंदुओं के कहीं भी नहीं होंगे। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।